इसमें हमें क्या क्या चीज़ें करनी है उसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसमें हीट की बात करते हैं कि हीट क्या होती है। तो हीट एक तरह की एनर्जी होती है। एंड नेक्स्ट द टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है हीट को मेजर करने का एक तरीका होता है कि हम लोग हीट एनर्जी को कैसे मेजर कर सकते हैं। तो उसको मेजर करने के लिए हम लोग एक क्वांटिटी पढ़ेंगे जिसे हम लोग कहते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर बेसिकली जो है एज ए यूनिट काम करती है। जैसे आप देखें, जैसे डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम लोग लेंथ शब्द का यूज करते हैं, वैसे ही हम लोग जो है हीट को मेजर करने के लिए टेम्परेचर का यूज करते हैं। भाई दो ऑब्जेक्ट आपके पास है, उनमें किसके पास हीट एनर्जी ज़्यादा है? तो आप कहोगे जिसके पास टेम्परेचर ज़्यादा होगा उसके पास हीट एनर्जी ज़्यादा है। आ रही बात समझ में क्या? तो हम लोग हीट और टेम्परेचर की बात करेंगे। पहले इसको डिटेल में पढ़ना होता था, लेकिन इस बार लेटेस्ट सिलेबस में इसको कर दिया है रिकैपिटुलेशन। मतलब इसमें हमको इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, हमें बस इसके बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्टिव नॉलेज रखना है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे थर्मल एक्सपेंशन की। थर्मल एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है कि जब भी आप किसी भी मैटर को टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो उस मैटर में एक्सपेंशन होता है। और मैंने आपको शायद एग्जाम्पल भी देके समझाया था कि ये जो टाइल्स होती है इसके बीच में स्पेसिंग क्यों रखी जाती है। स्पेसिंग इसलिए रखी जाती है क्योंकि समर और विंटर सीजन में टेम्परेचर चेंज होते हैं। तो होता क्या है कि जब वो एक्सपेंड होगा तो एक्सपेंड होने से क्या होगा, ये जो रिफिलिंग है जो इसके बीच में स्पेस रखा है कवर हो जाएगा, तो इसमें क्रैकिंग नहीं आएगी। अब मान लो कि पूरी टाइल्स पूरी इतनी बड़ी टाइल्स लगा दी जाती है तो क्या होता है, उसमें क्रैकिंग आ जाती है ना। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज़ है। तो इसमें हम तीनों में देखेंगे, सॉलिड में एक्सपेंशन कैसे होता है, सॉलिड का एक्सपेंशन देखेंगे, लिक्विड में एक्सपेंशन कैसे होता है और गैसेस में एक्सपेंशन कैसे होता है। तो हम लोग सॉलिड लिक्विड गैस क्योंकि मैटर की बात कर रहे हैं तो उसमें हम सॉलिड लिक्विड गैस तीनों की बात कर रहे हैं। इसके बाद एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाटर एक ऐसा एलिमेंट है जो तीनों फेज में पाया जाता है, ठीक है। सॉलिड में भी पाया जाता है, लिक्विड में भी और गैस में भी, ठीक है। और इस पर टेम्परेचर का सबसे ज़्यादा असर होता है। आप जानते हैं कि जो वाटर है, वाटर को आप गर्म करिए, वाटर वेपर गैस में कन्वर्ट हो गया। वाटर को आप फ्रिज में रख दीजिए तो वो जो है आइसक्रीम में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो ये ऐसा क्यों होता है? तो हम कहते हैं कि टेम्परेचर का इसमें बहुत ही अहम रोल है, ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो हम लोग इसमें वाटर की एनॉमलस, एनॉमलस का मतलब होता है एबनॉर्मल, असाधारण, इसको कहते हैं, है ना, जो सबके पास नहीं होती। तो वाटर बहुत ही स्पेसिफिक है क्योंकि हम देखते हैं कि उसकी डेंसिटी भी स्पेसिफिक होती है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। और वो मछली वाला एग्जाम्पल बताया था कि किस तरह से बड़े बड़े आइसबर्ग के नीचे जो है मछलियाँ जो है आसानी से सर्वाइव कर ले जाती हैं, ठीक है, इसका ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है। स्पेसिफिक हीट का मतलब एक स्पेसिफाइड मैटर का टेम्परेचर बढ़ाने से या कितनी एनर्जी देने से उसका टेम्परेचर कितना बढ़ेगा, इसको हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे, ठीक है। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मोलर हीट कैपेसिटी। वहाँ पे सब्सटेंस का अमाउंट हम लोग 1 मोल ले लेंगे। तो 1 मोल एट कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट वैल्यू, इसे कहते हैं मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये चीज़ें हम देखेंगे कि जब हम किसी चीज़ को कांस्टेंट प्रेशर में कांस्टेंट वॉल्यूम में गर्म करते हैं तो क्या होता है, और जब कांस्टेंट प्रेशर में गर्म करते हैं तो क्या होता है। तो हम लोग यहाँ पे बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ पढ़ेंगे जो आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, आइडियल गैस इक्वेशन, तो इन सब की बात हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। इसके बाद हम लोग कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री में बेटा हम लोग क्या करते हैं, ताप का मापन, इसे कहते हैं ताप मापन, हिंदी में कहते हैं। कैलोरीमेट्री का मतलब होता है कि हम लोग किस तरह से जो है टेम्परेचर का मेजरमेंट करते हैं और ये भी देखते हैं कि टेम्परेचर का जो हीट है या हीट एनर्जी जो है उसका फ्लो कैसे होता है, ठीक है। तो कैलोरीमेट्री में हम लोग चेंज ऑफ स्टेट देखेंगे कि भाई सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया तो मेल्टिंग हो गया, है ना। सॉलिड से डायरेक्टली जो है गैस में कन्वर्ट हो गया तो सब्लिमेशन हो गया, है ना। वेपराइजेशन क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है। तो ये छोटे छोटे जो फिनोमेना आप नेचर में देखते हैं इसकी बात हम लोग यहाँ पे चेंज स्टेट में करेंगे। और लास्ट में हम लोग देखेंगे लैटेंट हीट ऑफ कैपेसिटी। लैटेंट हीट कैपेसिटी का मतलब होता है या लैटेंट हीट क्या होती है। तो ये मैंने आपको बताया था कि जब भी वाटर को आप गर्म करते हैं उसमें थर्मामीटर लगा दीजिए, जैसे ही उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ वैसे ही फेज का ट्रांसफर स्टार्ट हो जाता है। मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर जो है वो गैसेस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। और 100 से ज़्यादा टेम्परेचर तब तक नहीं होगा जब तक कि पूरा का पूरा वाटर किस में नहीं कन्वर्ट हो जाता। तो वो जो एनर्जी दे रहे हैं वो कहाँ जा रही है, तो कहते हैं कि वो एनर्जी उसके फेज को ट्रांसफर करने में जा रही है। अभी उसकी बात डिटेल में करेंगे तो वहाँ पर हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि हमारे नेचर में जो हीट एनर्जी होती है उसका ट्रांसफर कैसे होता है। तो हम देखते हैं कि हमारे नेचर में 3 तरह से ट्रांसफर होता है। सबसे पहले होता है कंडक्शन। किसी चीज़ को आप छू के देख सकते हैं, जैसे आप खाना बनाते हैं तो कड़छी गर्म हो जाती है, तवा गर्म हो जाता है, तो वो क्या है, कंडक्शन। आपने डायरेक्टली सोर्स से उसको कॉन्टैक्ट करेंगे तो पार्टिकल बाय पार्टिकल ट्रांसफर होगा। दूसरा होगा कन्वेक्शन, इसमें पार्टिकल की जरूरत नहीं होती है। कन्वेक्शन पार्टिकल, इसमें पार्टिकल ही मूव कर जाता है, इसमें पार्टिकल ही क्या होते हैं, मूव कर जाते हैं। मैंने पहले बताया कि जो है कंडक्शन में क्या होता है, पार्टिकल अपनी जगह पे ही रहते हैं, बस वो अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, अपनी जगह पे रहते हैं। कन्वेक्शन में क्या होता है, कन्वेक्शन में पार्टिकल्स जैसे उनको एनर्जी मिलती है वो अपने प्लेस को चेंज कर देंगे, फिर उसी जगह पे दूसरा पार्टिकल आके वो गर्म हुआ पे, जैसे एयर हो,
या वाटर है, वाटर को जब गर्म करते हैं तो पहले नीचे वाली लेयर गर्म होती है, फिर वो ऊपर आ जाती है हल्की होकर के, फिर नीचे वाली गर्म होती है, इस तरह से पूरा का पूरा क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो वाटर में जो प्रोसेस होता है वो कैसा होता है, कन्वेक्शन का प्रोसेस होता है। हीट का जो ट्रांसफर होता है वो कन्वेक्शन के माध्यम से होता है। और कंडक्शन कहाँ होता है, तवे में, तवा आपने रखा, धीरे धीरे तवा गर्म हो गया, तो वो कंडक्शन हो गया। अगला है रेडिएशन, इसमें किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। जैसे सन से हमको एनर्जी मिलती है फोटोन के फॉर्म में या एनर्जी के फॉर्म में, है ना, लाइट के फॉर्म में, तो उसके लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। अगर ये मीडियम नहीं भी होता तब भी हमें एनर्जी मिलती, क्योंकि हम देखते हैं कि सन से जो एनर्जी आ रही है वो बिना स्पेस के भी ट्रेवल कर सकती है ना। आगे चल के 8th में पढ़ेंगे कि ये फोटोन के फॉर्म में एनर्जी आती है, और ये फोटोन जो हमारे शरीर पे गिरती है तो हमें एनर्जी प्रोवाइड कर देती है, इसलिए हमें गर्मी महसूस होती है। आ रही बात समझ में? तो इसका थोड़ा सा एक्सपेंशन फॉर्म जो है आप क्लास 12 में पढ़ेंगे, ठीक है, ये पढ़ लिया। तो इसमें लिखा है रिकैपिटुलेशन, मतलब इसमें थोड़ी बहुत नॉलेज इसमें हमें चाहिए, है ना, लेकिन इसको डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि अच्छा टॉपिक है और ये आपके लाइफ से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है और अपनी लाइफ की बहुत सारी बातों को आप इससे समझ सकते हैं। तो इसलिए बस बहुत ज़रूरी है ये टॉपिक, तो इसको मैं बहुत डिटेल में आपको स्टडी करूँगा। थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है भाई, कोई भी मटेरियल जो है कितना उसको हम टेम्परेचर दे सकते हैं, किसी चीज़ को कितना गर्म कर सकते हैं, है ना। तो ये एक क्वांटिटी है जो डिसाइड करेगी, जिसे लोग कहेंगे थर्मल कंडक्टिविटी। यहाँ पे कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिसिटी वाली नहीं है, यहाँ पे कंडक्टिविटी जो है हीट का है, क्योंकि पहले के टाइम पे करंट नहीं होता था, तो हम लोग मटेरियल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करते थे, कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर और इंसुलेटर इस बेसिस पे डिवाइड किया जाता था कि किसमें हीट फ्लो हो रही है और किसमें हीट फ्लो नहीं हो रही। जैसे वुड में हीट फ्लो नहीं होती तो ये इंसुलेटर हो गया, हीट का इंसुलेटर हो गया, और जिसमें हीट फ्लो कर सकती है क्या हो गया, कंडक्टर, है ना। और ऐसा बाद में देखा गया कि बहुत सारे ऐसे कंडक्टर्स हैं जो मेटल्स होते हैं, जैसे आयरन है, आयरन को गर्म करो तो ठीक है, ये सब चीज़ें जानते हैं। क्वालिटेटिव आइडियाज और मतलब ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब आपने देखा होगा कि तवा जो होता है, तवे का जो सरफेस होता है उसको ब्लैक कर देते हैं। विंटर सीजन में हम लोग ब्लैक कोट पहनते हैं ना, ताकि हमें ज़्यादा एनर्जी मिले। कुछ लोग अपने घरों में जो है दीवार ही ब्लैक करवा देते हैं विंटर सीजन में, ताकि ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब हो, और ठीक है, समझ में आ रही बात, ओके। सो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का मतलब क्या होता है, तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का मतलब ये है कि जो काली चीज़ें होती हैं, जो ब्लैक चीज़ें होती हैं, ब्लैक बॉडी जो होती हैं, जितनी जल्दी एनर्जी को एब्जॉर्ब करती हैं उतनी जल्दी इमिट भी करती हैं, इसे कहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन, है ना। इसकी बात डिटेल में पढ़ेंगे। वेन्स, इसी से रिलेटेड एक लॉ है, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। इन्होंने बताया कि कैसे जो है एनर्जी का इमिशन होगा, और स्टीफन्स लॉ, तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या है, स्टीफन्स लॉ क्या है, तो इसकी बात हम पढ़ेंगे। और लास्ट में हम बात करेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट। हम लोग अर्थ के केस में बात करेंगे, अर्थ जो है हमारा कैसे रेडिएशन करता है, या ब्लैक बॉडी रेडिएशन कैसे करता है। आप जानते हैं कि दिन भर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और रात में एनर्जी को इमिट करता है, और आप जानते हैं CO2 गैस जो है वो ग्रीन हाउस गैस कहलाती है, और ये CO2 गैस क्या करती है, एनर्जी को ट्रैप करती है, क्या करती है, ट्रैप करती है, जिससे कि हमारे अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, अदरवाइज यहाँ पे कुछ होता ही नहीं। CO2 गैस भी जो कहते हैं ना कि CO2 गैस बहुत खतरनाक गैस है, तो CO2 गैस खतरनाक इसलिए है क्योंकि हम उसका उत्पादन एक्सेस अमाउंट में कर रहे हैं। जब भी कोई चीज़ एक्सेस में हो जाती है तो हमारे लिए हानिकारक हो जाती है, कोई भी चीज़ हो। मोबाइल फ़ोन भी यदि एक्सेस से ज़्यादा आप चलाने लगो तो आपके लिए हानिकारक है। आ रही बात समझ में? आपको तमाम तरह की डिजीज होने लगेंगी। हद से ज़्यादा पढ़ने भी लगो तब भी इंसान पागल हो जाता है। तो एक्सेस अति जो है वो किसी चीज़ की जो है बहुत बुरी होती है ना। जैसे मैं तुम्हें एक्सेस अमाउंट में पढ़ने लगता हूँ तो फिर क्या होता है, तुम कहते हैं अरे छोड़ दें, कुछ आगे यहाँ से, है ना, यही तो होता है, यही तो मन में आता है। लेकिन जब तक आपका इंटरेस्ट रहता है, जब तक आपकी एक लिमिट रहती है, तब तक आप उस चीज़ को झेलते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा अगर हुआ तो फिर क्या होता है कि चलो छोड़ो यार, हटाओ, नहीं पढ़ना है। बिल्कुल हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। अभी हाल में ही जो है आपको मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ। एक लड़का था, वो सिविल सर्विसेज की तैयारी करता था ना, मुखर्जी नगर का नाम सुना होगा आपने। तो वहाँ पे जा करके वो तैयारी करता था, उसने लगभग 10 साल तैयारी करी, उसका नहीं हुआ। तो पढ़ते वो पागल हो गया, और फिर वहीं मुखर्जी नगर में ही वो घूमता था, ये वो, मतलब अपने आप को मतलब ऐसा होता है ना, जब कोई सिविल सर्विसेज की तैयारी करता है तो अपने आप को खुद वो सिविल सर्वेंट समझने लगता है। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जब तक जो चीज़ आप बनना चाहते हैं, जब तक आप अपने आप को इमेजिन नहीं करेंगे तब तक आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। जैसे आपको डॉक्टर बनना है तो आपको बिहेवियर भी उस तरीके से होना चाहिए। आपको एक IAS ऑफिसर बनना है तो आपका वो बिहेवियर उस तरह से होना चाहिए। आपका बात करने का तरीका, आपकी ड्रेसिंग का सेंस, आपके लोगों से कम्युनिकेट करने का तरीका, वो सब सारी चीज़ें जो हैं एक प्रॉपर वे में होनी चाहिए। तभी तो धीरे धीरे वो आदत में आनी चाहिए ना भाई। इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में चीज़ें बनावटी नहीं चलती हैं, वो चीज़ें नेचुरल चलती है। जो आपके अंदर है वो सब निकाल लेते हैं आपके अंदर से। आ रही बात समझ में? भाई कितना भी तुम, वही बात है ना, कितना भी मेकअप कर लो लास्ट में पता चल ही जाता है। आजकल यूट्यूब पे जो है वीडियो बड़ा वायरल होता है कि भाई एक लड़की रहती है, उसका चेहरा बहुत डल रहता है, तो उसको मेकअप करके बिल्कुल जो है एकदम उसको ब्यूटीफुल बना देती है ना। तो बड़ा उसमें मजाक भी चलता है, कमेंट भी चलता है कि ऐसे ऐसे धोखों से सावधान रहें, ये वो, है ना, सावधानी दिया चलता है वहाँ।
तो कहने का मतलब ये है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चीज़ें दोनों होती है ना। कुछ चीज़ें आपको सामने से दिखती हैं और कुछ छुपी रहती हैं, और छुपी रहती है तो बाद में तुम्हें पता चलती है अरे यार ये चीज़ थी, है ना। तो कहने का मतलब है जो आप बनना चाहते हैं आप उसको इमेजिन करिए, नहीं मुझे ये चीज़ बनना है तो मुझे उस तरह से साइंटिफिक टेम्परामेंट जो है डेवलप करना है। आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो आपका माइंड उस तरह से होना चाहिए। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप एक्टर बनना चाहते हैं तो अच्छी बात है, तो एक्टिंग वगैरह में थोड़ा सा आप रुझान अपना रखिए, है ना। सिंगिंग है तो गाने में रुझान है, तो मतलब इस तरह की चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए, एक शौक होना चाहिए आपके अंदर। आ रही बात। जब आपके अंदर ये सारी चीज़ें होंगी तभी आप अच्छा कर पाएंगे। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो ये कुल मिलाकर के ये आपका चैप्टर है और इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे टॉपिक हैं जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए अब हम लोग जो है इसमें आएंगे और इसको जो है समझने का प्रयास करेंगे। तो इसमें एक PDF और पड़ी हुई है, इसको आराम से, ठीक है। चलिए नीचे आ जाइए। तो ये आपकी सुविधा के लिए है ताकि कम समय में हम ज़्यादा वर्क डन कर पाएँ, है ना। कम समय में ज़्यादा वर्क डन कर पाएँ, इसलिए ये प्रोसेस अपनाया गया है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोर्ड पे या चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि क्योंकि नोट्स मैंने आपको दिया है तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। मुझे महसूस भी हो रहा है कि वो ज़्यादा इफेक्टिव आपके लिए है भी, क्योंकि यहाँ चीज़ें आप देख रहे हैं, एक एक सेंटेंस को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर घर पे जाकर के आप उसी चीज़ को लिखेंगे तो 2 बार आपका प्रिपेयर हो जाएगा। तो सिलेबस हमने इसको डिस्कस कर लिया है, ठीक है। ऊपर रहेगा, ठीक, ओके फाइन। तो अब इसमें 2 चीज़ें पहले समझनी है। पहले जैसे हम लोग पहले हीट और एनर्जी को समझते हैं, हीट और एनर्जी में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि हीट जो है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। हीट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। हीट जो है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और हीट को मेजर करने का जो तरीका है वो है टेम्परेचर। समझ में आई बात? जैसे कहते हैं कि डिस्टेंस, फिजिकल क्वांटिटी डिस्टेंस, और कहते हैं द लेंथ ऑफ द पाथ, द लेंथ ऑफ द पाथ इज नोन एज द डिस्टेंस, है ना। तो हम लोग डिस्टेंस को मेजर करने के लिए क्या शब्द यूज कर रहे हैं? लेंथ। तो लेंथ एक ऐसा माध्यम है जिसको अगर हम मेजर कर लें, लेंथ को मेजर कर लें तो हमें डिस्टेंस पता चल जाता है, और बाद में कह देते हैं कि डिस्टेंस और लेंथ दोनों एक ही चीज़ है। यही तो बात कहते हैं कि भाई अगर आप यहाँ थे और यहाँ से चल के वहाँ तक चले गए, तो यहाँ से वहाँ तक जाने में कितनी लेंथ आपने ट्रेवल करी, इस लेंथ को आप मेजर कर लीजिए, आप आराम से डिस्टेंस बता सकते हैं। तो सेम चीज़ यही है कि आपके पास 2 बकेट हैं, दोनों बकेट में जो है कुछ गर्म वाटर रखा हुआ है, पानी जो है रखा हुआ है जो कि गर्म है। आपको पता करना है कि कौन सा ज़्यादा, किसके पास ज़्यादा हीट एनर्जी है और किसके पास कम हीट एनर्जी है। तो आपने क्या किया, दोनों का टेम्परेचर मेजर कर लिया। अब उसको मेजर करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें जो है थर्मामीटर चाहिए। आप जानते हैं छोटे से पढ़ते आए, कई तरह के थर्मामीटर होते हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर, लेबोरेटरी थर्मामीटर, और भी बहुत सारे थर्मामीटर होते हैं। जो नॉर्मली हम लोग थर्मामीटर यूज़ करते हैं उसके अंदर मर्क्यूरी भरी हुई होती है। कल दिखाया भी था हमने वहाँ पर, जो है जब उसको गर्म कर रहे थे हम देख रहे थे उसका जो लाइनिंग था वो एक्सपेंड हो रहा था। तो कहने का मतलब ये है कि जो थर्मामीटर होता है नॉर्मली, जो हम लोग लेबोरेटरी थर्मामीटर यूज़ करते हैं, उसके अंदर मर्क्यूरी भरी हुई होती है। मर्क्यूरी जो है एक ऐसा एलिमेंट है जो कि नॉर्मल टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है। एकमात्र ऐसा मेटल है, एकमात्र ऐसा मेटल है हमारे नेचर का जो जिसके पास स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है, और वो नॉर्मल टेम्परेचर पे किस पे होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। तो हमने उसको एक पाइप में भर दिया ग्लास में। अब क्या हुआ कि जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उसमें एक्सपेंशन स्टार्ट हो जाएगा। तो हमने नोट कर रखा कि भाई इतना टेम्परेचर देने से इतना एक्सपेंशन होगा, तो हमने रीडिंग बना दी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। अब उसमें एक्सपेंशन जितना होगा उसी अकॉर्डिंग हम लोग टेम्परेचर को मेजर कर लेंगे। बोलो भाई बात समझ में आई क्या? ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि टेम्परेचर क्या होता है। तो डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, 2 चीज़ें हैं। आपने एक को छुआ, आपको महसूस हुआ कि नहीं ये तो गर्म है, दूसरे को आपने टच किया, आपको महसूस हुआ ये तो ठंडा है। तो आपने कहा कि भाई इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, इसका टेम्परेचर कम है, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट कितना गर्म है या कितना ठंडा है, इसको मेजर करने के लिए हम लोग क्वांटिटी यूज करेंगे, जिसे कहते हैं टेम्परेचर। सो इट इज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। एक लाइन, बहुत ज़्यादा इसमें मुझे आपको डेफिनेशन नहीं बतानी है, कि सिंपल सी डेफिनेशन, मेजर ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। किसी चीज़ को कितना ठंडा है, कोई चीज़ कितनी गर्म है, इसको मेजर करने के लिए वी यूज द क्वांटिटी, दैट इज द टेम्परेचर। और ये टेम्परेचर जो है वो रिलेटिव मेजरमेंट है। कैसा मेजरमेंट है? रिलेटिव। भाई एक ही चीज़ अगर आपके पास हो तो उसे आप टच करेंगे तो आपको महसूस हुआ गर्म है, लेकिन किसके कंपैरिजन में गर्म है ये आपको नहीं पता। जब तक 2 चीज़ें आपके पास नहीं होगी तब तक आप ये महसूस करके नहीं बता सकते कि कौन सा ज़्यादा गर्म है, कौन सा ज़्यादा ठंडा है। आई बात समझ में क्या? जैसे मैंने 1 ग्लास वाटर दिया, 2 ग्लास वाटर दिया, एक में गर्म पानी, एक में ठंडा पानी। आपने 1 उंगली गर्म पानी में डाली, 1 उंगली जो है ठंडे पानी में। तो आपने कहा कि भाई ये वाला गर्म है, ये वाला ठंडा है, तो कंपेयर करके बता रहे हो ना। अगर मैं आपको केवल 1 ग्लास गर्म पानी दे दूँ, आपको सर गर्म है, राइट, लेकिन उससे भी गर्म बहुत सारी चीज़ें हैं। कहने का मतलब ये है कि जो टेम्परेचर है वो कैसी क्वांटिटी है?
रिलेटिव क्वांटिटी, ये एक तरह की रिलेटिव क्वांटिटी है। दोनों चीज़ों में रिलेट करके आप क्या करते हैं बताओ। मेरी बात समझ पाए क्या आप? ठीक है। अब इसको मेज़र कैसे करते हैं? तो मेज़र करने का तरीका है, अलग अलग साइंटिस्ट ने, बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना अपना स्केल दिया था। जैसे हम लोगों की अलग अलग पसंद होती है, कोई मोमोज खाना पसंद करता है, कोई जो है फिंगर खाना पसंद करता है, कोई जो है चाउमीन अच्छा लगता है उसको, किसी को बर्गर अच्छा लगता है। तो ऐसे ही जो है हमारे 4 साइंटिस्ट हैं जिनको अलग अलग फ्लेवर पसंद था। कोई जो है बर्गर पसंद करता था, कोई चाउमीन पसंद करता था। तो अब देखिएगा जो ये सेल्सियस साहब थे, एक जो साइंटिस्ट है जिनका नाम था सेल्सियस ने अपना एक स्केल बनाया। उन्होंने कहा कि मिनिमम टेम्परेचर होता है, उन्होंने वाटर का एग्जाम्पल लिया बेसिकली। उन्होंने कहा कि वाटर जो होता है, वाटर का सबसे कम टेम्परेचर जो होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और सबसे ज़्यादा टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इन्होंने एक स्केल बना दिया, कहा कि भाई सबसे मिनिमम टेम्परेचर हमारे नेचर का 0 और मैक्सिमम 100, इसलिए हम लोग एक स्केल बनाएंगे और उसमें 100 डिविजन्स रखेंगे। कितने डिविजन्स? 100। तो 100 डिविजन का स्केल है 0 से लेकर के 100 डिविजन। बताइए बात समझ में आ गई क्या? यस सर। सिमिलरली एक साइंटिस्ट हुआ जिनका नाम था फ़ारेनहाइट। अब फ़ारेनहाइट साहब का अलग ही कॉन्सेप्ट था, है ना? उनका जो कॉन्सेप्ट था वो बिल्कुल अलग था। उन्होंने कहा कि नहीं, हम जीरो से नहीं मेजर करेंगे, हम इनकी बात नहीं मानेंगे, हम 32 से स्टार्ट करेंगे। समझ में आ रही बात? इन्होंने कहा कि हम 32 डिग्री फॉरेन। अच्छा एक बात ध्यान रखना कि इसमें जो छोटी छोटी बारीकियां हैं उसको समझना है कि डिग्री सेंटीग्रेड इसमें लिखते हैं और फ़ारेनहाइट में भी लोग डिग्री लगाते हैं। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। समझ में आ रही बात? यहाँ डिग्री लगाते हैं, इसे कहते हैं फ़ारेनहाइट स्केल। और इन साहब ने कहा कि 32 मिनिमम होगा और मैक्सिमम 212 होगा। तो हम देखें अगर इन दोनों के बीच का गैप देखें तो देखते हैं लगभग 180 डिविजन आता है। तो इनका जो स्केल था वो और ज़्यादा प्रिसीज था। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ डिविजन जिसमें ज़्यादा होंगे वो ज़्यादा प्रिसीज होगा। समझ पाए क्या बात? ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ डिविजन ज़्यादा होगा वो ज़्यादा प्रिसीज होगा। तो इन्होंने और छोटे छोटे टेम्परेचर को मेजर करने में यूज में ये लाया गया फ़ारेनहाइट। समझ में आई बात? अब आपको शायद जान के आश्चर्य होगा कि हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और इसी को जब आप फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं सो इट इज़ द 98 डिग्री। इसीलिए जो आपके पास क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसमें जो रीडिंग्स होती हैं वो 98 फ़ारेनहाइट से लेकर के 104 फ़ारेनहाइट तक होती है। क्योंकि अगर 104 फ़ारेनहाइट से आपका टेम्परेचर ज़्यादा हो तो आपकी डेथ हो सकती है। आगे बात समझ में? तो 98 से लेकर के 104 के बीच में अगर है तब तो आप नॉर्मल कंडीशन में, अगर उससे ज़्यादा हुआ तो आपको सीरियस प्रॉब्लम है, फिर आपको एडमिट करना पड़ जाएगा, ठीक है? अदरवाइज आपकी डेथ हो जाएगी, आपकी वेन्स फट जाएगी, ठीक है? समझ में आई बात? तो इसीलिए क्लिनिकल थर्मामीटर पे जो टेम्परेचर होता है वो फ़ारेनहाइट में होता है 98 से लेकर के कहाँ तक? 101.04 तक, ठीक? और ये जो है रीडिंग याद रखनी है, 32 मिनिमम होगा और ये टोटल कितने डिविजन्स? 180 और यहाँ पे टोटल कितने? ये ऊपर आएगी थोड़ा सा, बस ठीक। अब इसके बाद आ जाते हैं केल्विन साहब। अब शायद आपने पहले चैप्टर में पढ़ा होगा कि हमारे टेम्परेचर की जो फंडामेंटल यूनिट है वो केल्विन है। अभी तक हमें ये पता था, अभी तक हमें ये जानकारी थी कि जो सबसे कम टेम्परेचर होता है वाटर का 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेकिन हमने देखा कि ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हैं जिनका टेम्परेचर नेगेटिव में भी होता है। अरे बस तो एक साहब थे जिनका नाम था केल्विन। केल्विन ने क्या करा, जो है जो एलिमेंट्स थे, जो मैटर्स थे, उनका टेम्परेचर कम करना स्टार्ट किया। अभी कैसे कम करते हैं इसका प्रोसेस आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि टेम्परेचर को कम कैसे करते हैं। तो उन्होंने टेम्परेचर को कम करना स्टार्ट किया, करते 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 -273 डिग्री सेंटीग्रेड। ध्यान से मेरी बात समझना है। इन्होंने इन्हीं का एग्जाम्पल लिया और कहा कि भाई आप तो 0 बता रहे हैं लेकिन हम और भी एलिमेंट का टेम्परेचर माइनस में ले जा सकते हैं। और आप शायद आज की बात, आज के समय में ये बड़ी कॉमन सी चीज़ है कि भाई ले का टेम्परेचर माइनस में जा रहा है, हमारे सैनिक जो है माइनस टेम्परेचर में वहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं, ऐसा सुना होगा आपने। तो आज के टाइम पे ये कॉमन है, लेकिन पहले के टाइम पे नहीं था। पहले के टाइम पे जब इन्होंने बताया कि 0 से कम नहीं हो सकता तो लोगों ने मान ही लिया कि बस 0 तक ही होगा। लेकिन बाद में जब इन्होंने ये बात की तो बड़ा विरोध हुआ इनका, लेकिन बाद में इन्होंने अपनी बात को प्रूव किया कि भाई ऐसा होता है कि हम कुछ एलिमेंट्स जो हमारे मैटर हैं उनका टेम्परेचर माइनस में ले जा सकते हैं। और उन्होंने कहा कि हम वाटर का टेम्परेचर, क्योंकि वाटर सबसे प्रिसिशियस होता है, वाटर का टेम्परेचर हम -273 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जा सकते हैं। और -273 डिग्री सेंटीग्रेड को हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्या कहते हैं? अब देखो कभी भी आपसे कहा जाए कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है तो आप कहोगे सर -273 डिग्री सेंटीग्रेड को हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्यों कहते हैं? क्योंकि -273 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके बीच का वाइब्रेशन 0 हो जाता है, प्रेशर 0 हो जाता है। अच्छा एक बात बताना, अगर किसी भी मॉलिक्यूल के बीच का प्रेशर 0 हो गया तो और कंप्रेस किया जा सकता है? नहीं किया जाता भाई, उनके बीच में लगने वाला प्रेशर ही 0 हो गया। हमने पढ़ा है कि हमारे नेचर में जितने मैटर होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स आपस में वाइब्रेट कर रहे हैं, दे आर वाइब्रेटिंग। और अगर उनका प्रेशर 0 हो गया तो वाइब्रेट करना बंद कर देंगे, इसका मतलब टेम्परेचर उनका इससे कम नहीं जा सकता। -273 के ऐसा टेम्परेचर है जो सभी एलिमेंट के लिए फिक्स होगा। मतलब -273 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर किसी का नहीं हो सकता।
इसीलिए ये वो लिमिट है, इसी वजह से इनको एक नया स्केल बनाना पड़ गया। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक स्केल बनाया और यहाँ पे कहा कि भाई ये जो हमारी ये रीडिंग होगी ये -273 केल्विन होगी। इन्होंने -273 को क्या मान लिया, जीरो मान लिया, जीरो केल्विन। ठीक है, अब जब वो प्लस में आएंगे उसमें 273 ऐड करेंगे तो 273 ही तो आएगा भाई। जीरो केल्विन को अगर तुम 0 डिग्री सेंटीग्रेड को, क्योंकि अभी आपने क्या पढ़ा है समझिए कि जैसे अगर आपके पास ये, जैसे आपने कहा कि भाई -273 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, ठीक है, इसको इन्होंने 0 मान लिया। तो अगर मैं 1 केल्विन लूं, 1 केल्विन किसके बराबर हो जाएगा, +273 केल्विन के बराबर हो जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड। यही बात हुई। या मैं अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड लिखना चाहूँ, 0 डिग्री सेंटीग्रेड लिखना चाहूँ तो ये 273 केल्विन के बराबर हो जाएगा, यही तो। ठीक है, तो सेम चीज इन्होंने बस इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड किया। इन्होंने कहा कि भाई ये 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ 273 होना चाहिए, इसको 273 बना दिया, इसको 373 बना दिया, 373.15 केल्विन। और उन्होंने कहा कि इसके बीच में कितने डिवीजन होंगे, 100, नॉट 100, 100 होंगे, गलत लिख दिया इन्होंने, 100 होना चाहिए यहाँ पे। कितना होना चाहिए, 100, क्योंकि 273 के बीच में 100 तो कितने डिवीजन है, 100 डिवीजन। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब एक साइंटिस्ट और हुए जिनका नाम था र्यूमर साहब जो थे, उन्होंने कहा भाई देखो केल्विन भाई साहब आप बात तो सही कह रहे हो, लेकिन हम भी हैं, हमारा भी अस्तित्व है, इसलिए हम भी जो है हम चाह रहे हैं कि हम भी एक जो है दे दें, हमारा नाम भी लोग जानते हैं, हमको भी लोग पढ़ने लगे, है ना। तो अब क्या हुआ, इन्होंने एक स्केल दिया, उन्होंने कहा कि 0 र्यूमर से 80, इन्होंने क्या कि 80 डिवीजन कर दिए। इन्होंने कहा कि भाई हमारे स्केल में 80 डिवीजन होंगे, तो इन्होंने 0 डिग्री र्यूमर से लेकर के 80 डिग्री र्यूमर तक कर दिया और उसमें टोटल डिवीजन कितने रखे, 80 डिवीजन। तो ये र्यूमर स्केल। अब अगर इनके बीच में रिलेशन हम लोग देखें तो इनके बीच में जो रिलेशन है वो इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें कन्वर्जन करने के लिए आता है कि भाई आप सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करें, र्यूमर में कन्वर्ट करें। तो इसको कैसे लिखा गया, ध्यान से समझिए। लिखने का तरीका ये है कि इसकी जो ये लिमिट है, इस लिमिट में से जैसे तुम्हारे पास सेंटीग्रेड है तो सेंटीग्रेड -0 जो ये लिमिट होगी ना, सेंटीग्रेड -0 अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, ये फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, जो भी स्केल है, स्केल माइनस मिनिमम लिमिट, जो मिनिमम लिमिट है उसकी बाउंड्री लिमिट है, मिनिमम लिमिट है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं फॉरेनहाइट में लिखना चाहूँ तो फॉरेनहाइट 32 है, मैं लिखूंगा f - 32 टोटल डिवीजन कितने हैं, 180 डिवाइडेड बाय 180। ठीक है, सिमिलरली हमें केल्विन का लिखना है, तो केल्विन का मिनिमम लिमिट कितना, 273, तो k - 273 अपॉन 100 टोटल डिवीजन कितने हैं, 100, तो 100 कर दिया। र्यूमर वाले का देखना, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली लिख दिया, लेकिन जो तरीका याद करने का वो यही है, क्योंकि सारी चीजें आप रट नहीं सकते, सब सारी चीजें आप रट नहीं सकते हैं, इसमें कुछ चीजें आपको समझनी भी है। समझनी क्या है, ध्यान से समझिएगा कि भाई मैंने आपसे बताया कि जो भी स्केल आप ले रहे हैं, जैसे केल्विन ले रहे हैं, तो केल्विन माइनस जो इसकी मिनिमम लिमिट है, माइनस मिनिमम लिमिट अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजंस, तो f - 32 अपॉन 180 आ गया। सिमिलरली k - 273 अपॉन 100 आ गया। और यहाँ से क्योंकि इसमें टोटल नंबर ऑफ डिवीजन 80 है और यहाँ पे 0 है, तो r - 0 अपॉन 80, तो यहाँ पे r आ जाएगा। समझ में आ गई बात। तो ये रिलेशन तुम्हें क्या करना है, याद रखना है। अब देखो तुम कन्वर्जन कैसे करते हो, तो कहते हो कि मैं सेंटीग्रेड को अगर केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 273 का ऐड कर दो, तो ये रिलेशन कहाँ से आता है, यहीं से आता है। अभी तक ये तुम्हें नहीं पता हो कि आता कैसे था ये, लेकिन अभी तुम्हें ये पता चल गया कि जो रिलेशन है वो यहाँ से निकल के आता है, c/100 will be equal to k - 273 होगा, 100 से 100 कट गया, क्या है c = k - 273, k = c + 273। तो c अगर सेंटीग्रेड में कोई वैल्यू दी हुई है उसमें आप 273 ऐड कर दें, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा, 273 माइनस कर दें इसमें हो जाएगा। ऑब्वियस, बताइए इतनी बात समझ में आ गई। तो ये टेम्परेचर का मेजरमेंट है, हम लोग ऐसे क्या करते हैं, टेम्परेचर का मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे हीट की। तो टेम्परेचर हमने बात कर ली, तो हीट की देखिए। ठीक है, तो हीट को समझने के लिए पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट क्या करते हैं यहाँ पर देखिए कॉन्सेप्ट समझिए। देखो हमने दो बकेट लिए, पहला बकेट है, ये दूसरा बकेट दिख रहा है। इसके अंदर मैंने लिया, इसके अंदर मैंने एक थर्मामीटर लगा दिया, इसके अंदर भी मैंने एक थर्मामीटर लगा दिया। ठीक है, और नीचे मैंने बर्नर लगा दिया, गैस का बर्नर, दोनों तरफ हमने एक रख दिया जो है प्रेशर, और उसमें पानी रख दिया। इसमें मैंने 3 लीटर पानी लिया और इसमें मैंने 5 लीटर पानी लिया। मैंने इसको 20 जूल की एनर्जी दी, यहाँ पर मैंने 20 जूल की एनर्जी, ठीक है, यहाँ भी मैंने 20 जूल की एनर्जी दी। हम देखते हैं कि इसमें 1 डिग्री का राइज हो गया, मतलब जो हीट एनर्जी दी
ये हीट के फॉर्म में दे रहा है ना इसको, तो हीट एनर्जी यहाँ पे कितनी है 20 जूल, यहाँ पे हीट एनर्जी हमें कितनी है 20 जूल। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड अभी नहीं बढ़ा, कोई रेट नहीं। क्यों ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी हमें 5 लीटर ली और यहाँ पे कितना लिया 3 लीटर, तो 3 लीटर के मॉलिक्यूल्स को एनर्जी। ठीक है बेटा, तो हम लोग हीट की बात करते हैं। हीट एनर्जी क्या होती है? सबसे पहले जो हीट है एक तरह की एनर्जी है विच फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। ध्यान में रखना है कि यहाँ पे टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है। टेम्परेचर ग्रेडियंट का मतलब टेम्परेचर का डिफरेंस। हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो होती है। जैसे अभी हमें ठंडी लग रही तो हम जाकर के सन के धूप में बैठ जाएंगे, तो सन का टेम्परेचर ज़्यादा है, हमारा टेम्परेचर कम है, तो हमें एनर्जी मिलनी चाहिए। अगर आप अब जैसे आपने किसी चीज़ को टच किया, आपको ठंडी महसूस हुई, तो क्यों हुई? क्योंकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है, उस बॉडी का टेम्परेचर कम है और हमारी बॉडी से टेम्परेचर उधर ट्रांसफर होने लगा। जब हमारी बॉडी से टेम्परेचर उधर ट्रांसफर होने लगा या एनर्जी हमारे बॉडी से उधर ट्रांसफर होने लगी